महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसा नाम जो अगर नहीं होता तो हमारी स्त्रियां घर के बाहर अपना करियर बनाने के लिए आज भी पैर ही नहीं रख पाती। महात्मा इस नाम में ही सब कुछ है, इस उपाधि में ही सब कुछ है। महात्मा ज्योतिबा फुले का एकमात्र उद्देश्य समाज में समानता लाना था। शायद वो या स्त्री पुरुष हो या फिर पिछड़ी जाति के लोगों को उच्च जाति के लोगों तक लाना हो, वो उनका हर सांस इसीलिए था। आखिरी क्षण तक उन्होंने यही काम किया। ज्योतिबा फुले के पिताजी गोविंदराव फुले फूलों के व्यापारी थे। वो अपना पुश्तैनी फूलों का व्यापार देखा करते थे और उनकी इच्छा थी कि ज्योतिबा फुले भी यही व्यापार करें, लेकिन ज्योतिबा फुले जी के इरादे कुछ और थे। उनको विषमता देख के समाज में कि वो विचलित होते थे और ये विचलित होना ही जरूरी होता है इंसान को महात्मा बनाने के लिए, और वही हुआ। ज्योतिबा फुले स्कूल जाया करते थे और गांव के पंडित जी को वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ब्राह्मण छोड़ के सभी जातियों को उस वक्त पिछड़ी जाति की माना जाता था। तो उन्होंने गोविंद जी के कान भरकर ज्योतिबा को स्कूल से निकलवाया। इतने कि ज्योतिबा के पिताजी गोविंदराव जी ने उनकी किताबें भी जला दी। क्या किताबों से उनकी दुश्मनी क्या मालूम। आजकल के लड़कों को पढ़ाई करो करके बोलना पड़ता है, लेकिन उस वक्त कुछ और ही हो रहा था। खैर, लेकिन गोविंदराव फुले ने ज्योतिबा को स्कूल वापस जाने की परमिशन दी, लेकिन एक शर्त रखी कि उनको शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि गांव के पंडित ने उनके कान भरे थे कि अगर लड़की की शादी कर लो, उस वक्त तो बचपन में शादियां हुआ करती थी, तो वो स्कूल भूल जाएगा और क्योंकि जवाबदारी उसके कंधे पे आ जाएगी संसार की, और वो धंधे में ध्यान देगा। तो फिर ज्योतिबा को, जो शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी उस वक्त, शादी के लिए राजी हो गई। और कहते हैं कि जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती है, तो ज्योतिबा को वैसे ही पत्नी मिली सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पति का साथ बहुत ही ज़बरदस्त दिया। गोविंदराव फुले यानी ज्योतिबा के पिताजी ज्योतिबा को घर से विरोध करते थे उनके सामाजिक काम को, लेकिन सावित्रीबाई फुले के पिताजी खंडोजीराव पाटिल बहुत ही सुधारणावादी विचारों के थे। उन्होंने बचपन से ही सावित्रीबाई को आज़ादी दी थी, वो घर के बाहर जा सकती थी, क्योंकि उस वक्त लड़कियां घर के बाहर भी जा नहीं सकती थी, उन पर पाबंदी थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले अकेले ही घर के बाहर जाके खेला करती थी, कभी कभी माँ को खेलने बुलाया करती थी। इतना होने के बावजूद भी खंडोजीराव सावित्रीबाई को भी स्कूल नहीं भेज पाए, क्योंकि उस वक्त वहाँ वे जो गांव में रहते थे और कहीं भी स्कूल ही था नहीं लड़कियों के लिए, और ब्राह्मण स्त्रियों को सिखाने को तैयार नहीं थे, तो फिर वो खंडोजी पाटिल के लड़कियों को क्या सिखाएगी सावित्रीबाई फुले को, इसलिए वो अनपढ़ी रही। लेकिन सावित्रीबाई फुले पहले से ही बहुत सवाल पूछा करती थी, आजू बाजू जो परिस्थिति थी वो देखकर वो विचलित होती थी। उनके गांव में, नायगांव में, जो सांगली के पास है, पंतुजी नामक एक ब्राह्मण था जो सभी समाज को अपने दहशत में रखना चाहता था अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उसको भी सावित्रीबाई फुले ने निरुत्तर किया। इतना कि उसने सावित्रीबाई फुले के आगे हार मान ली और वो यह भविष्यवाणी की कि ये लड़की केवल अपने गांव का नहीं तो अपने देश का पूरे विश्व में नाम रोशन करेगी, और वैसा ही हुआ। तो ये सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ, ज्योतिबा जी से हुआ। खंडोजीराव ने बहुत ही मेहनत करके सावित्रीबाई के लिए ऐसा लड़का ढूंढा था कि उनकी स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी ना आए और वो उनका व्यक्तित्व विकसित हो सके। तो ऐसे ही हुआ, और एक शुभ मुहूर्त पर सावित्रीबाई का ब्याह ज्योतिबा फुले जी से हुआ। दोनों का सांसारिक जीवन भी बहुत
ज़बरदस्त था, एक आदर्श था। ऐसे कहते कि ठाकुर जी यानी श्री रामकृष्ण परमहंस और माता जी यानी शारदा माता का सांसारिक जीवन आदर्श था। उन्होंने शादी इसलिए की कि संसार कैसे किया जाता है, आदर्श संसार दिखाने के लिए लोगों को, आदर्श पारिवारिक जीवन कैसे जिया जाता है। लेकिन वैसे ही ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का पारिवारिक जीवन भी आदर्श था। शादी के बाद गोविंदराव अपने शब्दों से मुकर गए। उन्होंने ज्योतिबा को पाठशाला जाने से मना ही किया। और फिर लेकिन ज्योतिबा की जो बुआ की लड़की थी असगुना ताई, वो ज्योतिबा के पीछे बहुत स्टाउटली खड़ी हो गई और गोविंदराव जी को भी मानना पड़ा ज्योतिबा को स्कूल में भेजने के लिए उनकी बात। और ज्योतिबा इस तरह से एक अंग्रेजी स्कूल में जाने लगे। लेकिन अंग्रेजी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ज्योतिबा से कहा कि अब आपका विवाह हो सकता है, आप अच्छी तरह शिक्षा ले ही नहीं सकते। और ज्योतिबा को गुस्सा आ गया। वैसे ज्योतिबा को गुस्सा कभी नहीं आता था, बहुत ही ठंडे दिमाग के होते वो और सावित्रीबाई। लेकिन उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने वो गुस्सा किस पर निकाले वो, तो उन्होंने वो सावित्रीबाई पर निकाला। और फिर उनको इतना बुरा लगा कि सावित्रीबाई के सर पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ली, कसम खाई कि मैं तुम पर अभी इसके बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगा। देखिए उनकी उम्र 11 साल थी ज्योतिबा फुले की, और सावित्रीबाई फुले की उम्र थी 9 साल। लेकिन उन्होंने उस वक्त ली हुई शपथ आखिरी सांस तक, यानी जब ज्योतिबा फुले का देहांत हुआ 1890 में, तब तक पाली। ऐसे होते हैं महात्मा, शब्दों के पक्के। क्या फ़र्क है बड़े लोगों और छोटे लोगों में, सामान्य लोगों में। सामान्य लोग अपने शब्दों से मुकर जाते, अपने शब्दों को ही वो कम वैल्यू देते हैं, कहते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन महात्मा लोग, बड़े लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने यही किया। ज्योतिबा फुले जी का फिर ऐसे पाठशाला जाना चालू हुआ, शिक्षा चालू हुई उनकी। और इतने नहीं, उन्होंने सावित्रीबाई फुले को भी शुरू किया। और इससे सावित्रीबाई फुले जी की जो शिक्षा अधूरी रही थी मायके में, वो ससुराल में शुरू हो गई। बाद में सावित्रीबाई फुले सात्विक हुई। बाद में उन्होंने डीएड किया, अध्यापक विद्यालय में चली गई और वो पहली स्त्री शिक्षिका बनी। ये बहुत बड़ी बात थी अपने देश की, जहाँ स्त्रियाँ बाहर ही नहीं निकल सकती थी घर के दहलीज के। तो सावित्रीबाई फुले जी पहली शिक्षक बनी। न केवल शिक्षक बनी, उन्होंने कन्या विद्यालय चालू किया, लड़कियों के लिए पाठशाला चालू की, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए पाठशाला चालू की। और ये सब बातें जो उच्च वर्णीय लोग थे, ब्राह्मण, उनको तो नहीं मान्य हो सकती थी, तो उन्होंने विरोध किया उनको। इतना तक सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी तो उनके शरीर पर गोबर फेंका, गाय का कीचड़ फेंका, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। दूसरे बाजीराव पेशवा ने भी उनके राह में बहुत रोड़े अड़काए, लेकिन सावित्रीबाई फुले टस से मस नहीं हुई। ये तो शायद जिब्राल्टर रॉक थी। वो अपने मंसूबों में आगे बढ़ती गई अपने पति ज्योतिबा के साथ, पति के कंधे से कंधा मिला के। मैंने कहा ना कि उनका जीवन ये आदर्श दाम्पत्य जीवन था। ज्योतिबा जी ने बहुत से सामाजिक काम किए, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अपने घर का कुआं, उनको पिताजी ने घर के बाहर निकाला था ब्राह्मण वर्ग के दबाव में आके, तो अपने घर के बाहर का कुआं भी उन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों के लिए खुला किया। पाठशालाएँ निकाली। आज भी सावित्रीबाई फुले के नाम पर कितनी तो पाठशाला है। और इन सब कामों में अंग्रेज सरकार ने उनका बहुमोल साथ दिया। नहीं तो दूसरा बाजीराव पेशवा से लड़ना शायद मुमकिन था नहीं। तो अंग्रेज सरकार से इस बारे में धन्यवाद अंग्रेज सरकार का करना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो नहीं होते तो महात्मा ज्योतिबा फुले भी नहीं होते, शायद वो महात्मा बन ही नहीं सकते थे। तो ऐसे थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने कभी पूजा की नहीं, फिर भी आज के इस एपिसोड में स्पिरिचुअल रिट्रीट के हमने उन्हें शामिल किया, क्योंकि स्पिरिचुअल होना यानी केवल पूजा अर्चना करना नहीं, स्पिरिचुअल होना यानी मानव की सेवा करना। वो ज्योतिबा फुले जी ने बखूबी किया। ज्योतिबा फुले जी ने पूजा की थाली एक बार ही हाथ में ली थी,
शिवाजी महाराज की समाधि के आगे। आपको शायद जान के अचरज होगा कि शिवाजी महाराज की समाधि को ज्योतिबा ने ढूंढा था। किसी को पहले मालूम ही नहीं था नहीं कि शिवाजी महाराज जी की समाधि कहाँ है। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का, महाराष्ट्र का, कि शिवाजी महाराज जी की समाधि हमें मालूम नहीं थी। समाधि पर चारों ओर से पेड़ उगे थे, जंगल हो गया था, लेकिन फिर भी ज्योतिबा जी ने शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ कर निकाली, क्योंकि वो शिवाजी महाराज को बहुत मानते थे। क्योंकि शिवाजी महाराज जी ने जात पात माना ही था नहीं, सबको समान देखते थे वो। तो पहली बार नतमस्तक हो गए समाधि के आगे ज्योतिबा, और उन्होंने अपने हाथ में थाली ले ली। लेकिन जो ब्राह्मण, जो पंडित रखा था वो समाधि को देखने के लिए, वो कभी आता नहीं था, 3-4 दिन में एक बार आता था, उसने वो थाली फेंक दी ज्योतिबा के हाथ में से उठाकर। लेकिन फिर भी ज्योतिबा ने कुछ नहीं कहा। लोगों ने उनको इतना भला बुरा कहा। उनके पिताजी तो सबके सामने उनको मारने को जाते थे बचपन में, लेकिन उन्होंने अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी कभी उच्चारा। सावित्रीबाई जी के शरीर पर, कपड़ों पर लोगों ने गोबर फेंके, लेकिन कभी उनके मुंह से तिरस्कार का एक शब्द भी निकला नहीं। इसलिए तो ये लोग महान बने, इसलिए तो ये देवता है हमारे। उनको हमारे शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम।